Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the NUMS chemistry full length paper 2. Very interesting paper. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. टेस्ट की डिस्कशन का आगाज करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आप लोगों के सामने डिस्प्ले है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81. स्टेटमेंट है, Which of the following has the greater covalent character? Beautiful question it is. एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने अपने लेक्चर्स में भी शेयर किया, आप लोगों को पता है वो क्या, कि अगर आपके पास एसडी करैक्टर पूछ ले या कोवेलेंट करैक्टर पूछ ले, इसी तरह आयनिक करैक्टर पूछ ले एक मॉलिक्यूल का, या उसके साथ साथ उसका बेसिक करैक्टर पूछ ले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पता चलता है वो क्या रिलेशन था. एक यूनिट में सेंट्रल मेटल आयन की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा और उतनी ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगी. अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर कोवेलेंट करैक्टर. एसिडिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट करैक्टर एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम देखते हैं किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है. सो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूँ, NaCl में सोडियम +1 है, बीटा में मैग्नीशियम +2 है, चार्ली में सिलिकॉन +4 है और ये मेरा आंसर है SiCl4. इसमें सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है और मैक्सिमम एसिडिक नेचर भी है. सो ये दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 82. द शेप ऑफ H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहा है. वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट सामने रखिएगा, क्या रिलेशन है. हम जानते हैं टेबल आप लोगों के सामने है, उसमें आपने बेंट एंगुलर ज्योमेट्री पढ़ी है वाटर के H2O की, लेकिन यहाँ पे वो H2O न्यूट्रल है, उसमें 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे मौजूद हैं जो कि शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते. इफेक्ट जरूर करते हैं लेकिन उसमें शेप का स्ट्रक्चर नहीं आता. अब ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट कर देते हैं H पॉजिटिव आयन को. अब एक ऑक्सीजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो गया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर की डोनेशन से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड H3O पॉजिटिव आयन. स्ट्रक्चर आपके ज़हन में आ गया, मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री. अब ये आपके पास पिरामिडल शेप आ जाती है. एक और बात याद रखिए कि H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन पे अभी एक लोन पेयर बाकी है. इस लोन पेयर की वजह से जो पिरामिडल ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब्ड होगी. आपसे पूछा जा सकता है नम्स में क्वेश्चन करके कि क्या ये परफेक्ट पिरामिड है, तो आप कहेंगे नहीं, पिरामिडल ज्योमेट्री तो है बट ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अफेक्टेड है. सो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बीटा ऑप्शन है. सिंपल स्टेटमेंट बट इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो जरूरी है, वो एक ही कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकता है. सो आप आंसर करेंगे इस चीज को ध्यान में रखते हुए. पिरामिडल ज्योमेट्री H3O पॉजिटिव आयन का आंसर है मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल, हमारे सिलेबस की बात है, फॉलोइंग फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स आर गिवन. कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो क्या है देखते हैं. नंबर 1 में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक हो गया, जैसे जैसे जाते हैं, ठीक है, थिनर होता जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ओके. नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू द हायर ऑर्बिटल्स. ओके, एक स्टेटमेंट मैंने ऑब्जर्व कर ली है, बिल्कुल सही है. देखते हैं. द हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 मीटर एन स्क्वायर. कंफ्यूजिंग बात है, मीटर नहीं एमस्ट्रॉन्ग की बात होगी. 12 स्टेटमेंट की भी मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान में रखिएगा. नंबर 4 में देखते हैं, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर एज शोन. ठीक है, एनर्जी का रिलेशन वो तमाम ध्यान में रखिएगा. अब क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन करता है फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों स्टेटमेंट्स में जो नंबर 3 स्टेटमेंट है ना, जिसमें 0.529 उसने मीटर्स में बात की है. 1 एमस्ट्रैंग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स. तो यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट दे रहा है 0.529 मीटर कह रहा है, यहाँ पे एमस्ट्रैंग आना चाहिए, जिसकी वजह से नंबर 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है. सो मेरा जो आंसर बनता है दैट इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 का चार्ली ऑप्शन. नंबर 3 स्टेटमेंट ओनली इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों अदर स्टेटमेंट ठीक है. तो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है, नंबर 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे. Which one of the following substances has smaller value of the solubility products? एक तो आपके पास बुक में पूरी फिगर आउट की गई है, आपको वैल्यूज का पता है. अब क्रैम करेंगे,
मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह क्रैम करें। अब सोलबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, आपको पता है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो स्प्रैंगली सोलबल जो सॉल्ट्स होते हैं जो बड़े कम सोलबल होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो उस पर केएसपी का सिनेरियो होता है। तो अब मेरे पास जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितनी मुश्किल से एक सॉल्ट डिसोसिएट होगा, उतनी उसकी केएसपी वैल्यू कम होगी। सो यहाँ पे उसने जो मुझे गिवन ऑप्शंस दी हैं इनमें मेरे पास जो आंसर है कैडमियम सल्फाइड, इसकी केएसपी वैल्यू सबसे कम है, यही उसने पूछा था। और फॉर योर इंफॉर्मेशन पेपर पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को वैल्यूज भी दे दी गई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसा ऑक्साइड आपको पता है ना, बेसिक ऑक्साइड्स, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देन एसिडिक ऑक्साइड्स, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और विद एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शंस के क्वेश्चन कर रहा है आपसे, वो जो बड़ी टेक्निकल बात जो हमने बार बार पढ़ी थी, एम्फसाइज किया था अपने लेक्चर में, उसकी बात कर रहा है। सो वो कहता है कि सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं सिवाय एक के। अगर मैं आर्सेनिक की बात करता हूँ, इंडियम की बात करता हूँ, बेरिलियम की, तो ये अल्फा बीटा चार्ली तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बट कैडमियम का बेसिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता। सो वेरी सिंपल आंसर, दिस इज डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आपकी बुक में क्लियर कट वो मेंशन भी किया गया है स्ट्रेट लेटर लाइक स्ट्रक्चर में कि हमारे पास जिंक कैडमियम मर्करी जो एक ग्रुप है बी, ठीक है ना। अब उसमें जो जिंक है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कैडमियम और मर्करी दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स। क्लियर है? सो उसमें से उसने क्वेश्चन किया था कि कैडमियम हमारे पास आंसर है, डेल्टा ये एम्फोटेरिक नहीं बेसिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को ध्यान में रखिएगा, is believed to proceed through the free radical mechanism substitution. Okay, which of the following is not initiation, propagation and the termination step? वो कहते हैं आपको कुछ रिएक्शन स्टेप दिए गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट साइड पे दो फ्री रेडिकल हो और फिर उसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। अगर प्रोडक्ट साइड पे दो फ्री रेडिकल्स बन रहे हो लेकिन रेलेवेंट बन रहे हो जिनको होना चाहिए तो उसको हम कहते हैं दैट इज इनिशिएशन स्टेप। और अगर लेफ्ट राइट में हमारे पास इस तरह की मूवमेंट हो, एक फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो दैट इज प्रोपेगेशन। बट इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने वो चीज भी देखनी है कि क्या वाकई जो फ्री रेडिकल शो किया जाता है वही होता है। सो अब इन ऑप्शंस में देखते हैं, वो कहता है ये चार ऑप्शंस में से कोई एक स्टेप ऐसा है जो कि ना इनिशिएशन है, ना ही प्रोपेगेशन है, ना ही टर्मिनेशन है। सो आंसर करते हैं हम, अल्फा अगर मैं देखता तो इनिशिएशन है जी, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, neither its initiation nor propagation and termination. You know why? क्योंकि आप कहीं पे भी नहीं देखते कि H फ्री रेडिकल बनता हो, कभी भी नहीं मुमकिन। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, ये आंसर है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। बाकी चार्ली ऑप्शन प्रोपेगेशन में आ जाएगी, डेल्टा ऑप्शन टर्मिनेशन में आ जाएगी। सो बीटा ऑप्शन इज नीदर इनिशिएशन नॉर प्रोपेगेशन एंड नॉर टर्मिनेशन। वेरी क्लियर आंसर, पेपर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, gaseous nitrogen is less reactive than the gaseous fluorine. What is the reason for this? My dear students, पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा दो एटम्स के दरमियान, यानी जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। सो अब वो फ्लोरीन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन कर रहा है, तो N2 में दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि फ्लोरीन में 1 बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑफ कोर्स किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये एक बेसिक रीजन हो सकती है। बहरहाल मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं, हमने वो रेलेवेंट स्टेटमेंट अल्फा में कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नाइट्रोजन इज लोअर देन, दिस इज नॉट द रीजन। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फिनोमिनन कि रिएक्टिविटी नाइट्रोजन की क्यों कम है? सो बीटा भी इररिलेवेंट है। चार्ली में कहता है एटॉमिक रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट फ्लोरीन, दिस इज नॉट द रेलेवेंट आंसर। डेल्टा में कहता है द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर इन नाइट्रोजन देन इन द फ्लोरीन, द बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड ऑर्डर, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। दिस इज द आंसर, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, टाइटेनियम की बात करता है। टाइटेनियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यू बेटर नो दैट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, टाइटेनियम 22 आर्गोन का आ जाता है। ठीक है, उसने सही कॉन्फिगरेशन कही। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां पे आपका वो कॉन्सेप्ट के एक यूनिट मेटल आयन क्या मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर सकता है, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। व्हाई? बिकॉज हम जानते हैं
टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और मैक्सिमम +4 तक हो सकती है। और यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में जो कंपाउंड दिया गया है इट इज नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंट बट वो शो कर रहा है उसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने सॉल्व किया इसे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की है टाइटेनियम की एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और आंसर क्या आता है +6। आपको पता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इजी मोड है कैलकुलेट करना, वो आपके सामने कैलकुलेट किया। क्या टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है? कभी भी नहीं होती। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि टाइटेनियम कोई ऐसा कंपाउंड बनाए कि जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो वो पूछ रहा था कि कौन सा कंपाउंड जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन, दैट वाज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 89। पेपर आपके सामने है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेपोराइजेशन, वेपोरेट करने। व्हेन वी हीट अ लिक्विड ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस एक्सेप्ट, कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी वो तमाम होती हैं सिवाय एक के। देखते हैं, कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू द लिक्विड मेक्स द पार्टिकल्स मूव फास्टर। बिल्कुल, टेम्परेचर मीन किनेटिक एनर्जी, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द किनेटिक एनर्जी, फास्ट मूवमेंट होती है। बीटा कहते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम वीक। ऑफ कोर्स जब आप टेम्परेचर देते हैं किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टनर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रिप कम होती है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम होती हैं। सही है, पॉसिबल है। हमने वो देखना है जो नहीं है। चार्ली में कहता है द पार्टिकल्स विद मॉडरेट एनर्जी आर फर्स्ट टू एस्केप, द पार्टिकल्स विद हाई एनर्जी विल एस्केप। मॉडरेट एनर्जी गलत स्टेटमेंट है। सो दिस इज माय आंसर, चार्ली ऑप्शन। डेल्टा पढ़ते हैं तो कहता था लिक्विड वेपोरेट्स एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यस, यू नो वेपोराइजेशन तो स्टार्ट हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे करीब आता जाता है वेपर ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यस, दिस इज पॉसिबल। डेल्टा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चार्ली ऑप्शन इज द आंसर विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट कि मॉडरेट एनर्जी नहीं भाई, हाई एनर्जी वाले वेपोरेट करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। देखते हैं, इनकरेक्ट देखनी है। The main cause of periodicity of elements is the same valence electronic configuration. Yes, you know what is the periodicity? Periodicity is the trend, variation in the property. ठीक है, इसमें आपको same valence electronic configuration group का scenario ज़हन में आ रहा होगा. But every eighth element moving towards the left to right in a period, then you are coming again every eighth element. तो ये statement ठीक है, ठीक है. Next में कहता है beta it is directly related with the number of the shells involved in the electronic configuration. Yes, period क्या होता है? period number प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है जो कि उसकी वैल्यू होती है, वो उसका पीरियड होता है। ठीक कह रहे हैं, हमने इनकरेक्ट को देखना था। चार्ली में कहते हैं एन एलिमेंट इन द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो चार्ली कैसे? वो कह रहा है कि स्टार्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट्स में लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट साइड पे मेटल्स होती हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, मेटल्स खुद को ऑक्सीडाइज करती हैं, दूसरे को रिड्यूस करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। डेल्टा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, लिथियम एंड फ्लोरीन एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड। यस, चार्ली इज माय आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, जिसको मैंने जस्टिफाई भी कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पेपर, इसको अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Which one of the following options show all the species with bond angle 109.5? You know one thing, 109.5, the perfect tetrahedron. Perfect tetrahedron कैसे बनती है भाई? ऐन मुमकिन है सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बना रहा हो, बट वो 4 बॉन्ड एक जैसे एटम्स के साथ बना रहा हो, कोई लोन पेयर ना हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और वो सारे एक जैसे एटम्स के साथ। यू नो ज्योमेट्री कब डिस्टर्ब होती है? जब हमारे पास, हम जैसे क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, CaCl3 की बात करते हैं, तो वो भी टेट्राहेड्रॉन बट डिस्टर्ब ज्योमेट्री है, परफेक्ट एंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट से, या ऐसा बॉन्ड जिसमें एक हेटेरो एटम आ जाए सेंट्रल एटम के साथ, बाकियों से मुख्तलिफ आ जाए, तो उसकी फिर रिपल्शन का सिनेरियो चेंज हो जाता है, ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का मकसद है कि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने जस्टिफाई किए हैं। अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अगर देखता हूँ इन तमाम ऑप्शंस में, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन, अल्फा में तो NH4 नेगेटिव एक इम्पॉसिबल चीज बात कर रहे हैं, बीटा में आप जानते हैं H2O डिस्टर्ब्ड में 2 लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से 104 पे एंगल चला गया होता है। चार्ली इज माय आंसर, SiCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रल एटम सिलिकॉन, 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों एक जैसे एटम्स क्लोरीन के साथ हैं। NH4 पॉजिटिव
चारों हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, परफेक्ट ज्योमेट्री बना रहा है, एंड CH4। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इससे रिलेटेड डिस्कशन को ध्यान में रखिएगा। आई स्पेंड माई एनर्जी फॉर यू पीपल, ताकि इस तरह का खूबसूरत सवाल अगर किसी भी दूसरे अंदाज में पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर था चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कहते हैं एथेनॉल, जिसे हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। पार्शियल रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज यूज्ड टू पार्शियली रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। कहता है कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक अलहदा से एमसीक्यू पूछा जाता है कि जब सोडियम बोरोहाइड्राइड पार्शियल रिडक्शन करता है तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि H नेगेटिव आयन बनता है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म? अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अटैक ऑफ एन हाइड्राइड आयन। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने प्रूव किया आप लोगों के लिए, रिवीजन कर रहा हूं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 92। सोडियम बोरोहाइड्राइड पहले सोडियम पॉजिटिव आयन और BH बोरोहाइड्राइड आयन में कन्वर्ट होता है, फिर ये हाइड्राइड H नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है, और फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और यूं आपके पास चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अटैक H नेगेटिव आयन का पहले स्टेप में होता है। ये कैटलिस्ट जब H नेगेटिव आयन को जनरेट कर देता है तो जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसके ऊपर किसका अटैक हो रहा है? H नेगेटिव आयन का। और यही मेरी स्टेटमेंट है जिसने कहा था कि चूज करें फर्स्ट स्टेप कौन सा है। अल्फा इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल एंड क्लियर, एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि प्रेजेंट किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 93, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect about the transition metals and their compounds used as a catalyst in industry? आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपके पास है Bosch प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, whatsoever the reactions you have studied, उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए हैं उसकी मेमोरी और कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम आंसर करते हैं, टेबल में दिया गया। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना था। अल्फा बिल्कुल करेक्ट है जी। आयरन कैटलिस्ट यूज होता है Bosch प्रोसेस में, अमोनिया की सिंथेसिस में, अमोनिया द क्वीन ऑफ केमिकल्स, सही कह रहा है। बीटा में वनेडियम पेंटाऑक्साइड, यस दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल ठीक कह रहा है। चार्ली में हाइड्रोजनेशन हो रही है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। डेल्टा में प्लाटिनम को यूज कर रहा है और ऑक्सीडेशन कर रहा है एथेनॉल टू एथेनॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लैटिनम की जगह कॉपर यूज होता है। डेल्टा इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट, नॉट प्लैटिनम बट कॉपर इज यूज्ड। सो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डेल्टा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन एन आइसोमर Y ऑफ मोलेकुलर फार्मूला C4H9Br, अच्छा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखते हैं ये कोई भी ब्यूटाइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एक्वस अल्कली, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेगा। अच्छा, तो फॉर्म एन अल्कोहल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ना एक्वस बेस की प्रेजेंस में। एक एक वर्ड अलहदा से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, गॉट इट। अब मैं स्टेटमेंट पे चलता हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव आयन क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इसकी बेस है क्वेश्चन की। वो क्या कहता है कि OH नेगेटिव कम हो या ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हो कम हो, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। कहता है स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूनिमोलेकुलर बायोमोलेकुलर पढ़ के आए हैं जी। हमारे पास जो रेट ऑफ द बायोमोलेकुलर रिएक्शंस होता है वो सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करता हूं तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट होती है। हम पढ़ के आए हैं कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं वो जो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करते। और वो यही पूछना चाह रहा था, उसने बता दिया आपको कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है जो कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द क्वेश्चन। सो वो मुझसे स्ट्रक्चर पूछता है तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसकी तमाम केमिस्ट्री और इसके वर्डिक्ट को रीड अप कैसे करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की केमिस्ट्री फाइंड आउट करनी हो तो कैसे पता चल जाता है। आप रिएक्टेंट में देखें, प्रोडक्ट में देखते हैं,
अगर कहीं पे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर नहीं हुई तो नहीं है। हम देखते हैं, उसने पूछा है कि डज नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 पहले कार्बन 0 को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यस इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीटा में भी H2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार्ली में कॉपर को भी कॉपर सल्फेट बना रहा है, कॉपर 0 से कॉपर +2 हो गया है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द चार्ली आल्सो। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन देखता हूं तो ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। तमाम लॉजिकल एविडेंसेस एंड स्टेटमेंट्स में रिवाइज कर रहा हूं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इस सवाल को कैसे करना है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। The wave number of the light emitted by a certain sources, okay, 10⁹ per meter. The wavelength of the light. बहुत आसान सवाल है, मैंने इसे सॉल्व किया है फॉर योर प्रैक्टिस। यू आर द मेडिकल स्टूडेंट्स और आपको पता है कि माइनर सा न्यूमेरिकल भी हर्डल कर सकता है। सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन इनवर्स। वेवलेंथ वेव नंबर की वैल्यू उसने दे दी जी, वो मैंने लिख ली है। अब मैंने उसको जब इन्वर्स करके ऊपर लेगा तो 10⁻⁹ -9 हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा। तो लैम्डा यानी वेवलेंथ कितनी आ गई, 10⁻⁹। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10, ऑफ कोर्स नैनोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप है ना, 10⁻⁹। तो ये मेरे पास इनफैक्ट मैं इसको मीटर कह लूँ, 10⁻⁹ मीटर कह लूँ, या इसको मैं 1 नैनोमीटर कह लूँ। तो ये आंसर आपके सामने है। बहुत आसान क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट इजीली, आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। क्वेश्चन नंबर 97, स्टेटमेंट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। वेल, बहुत आसान सवाल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हमने 12 प्रैक्टिस की है, मैं बोलता जाता हूं। अगर मैं फास्फोरस को देखता हूं तो उसकी 2.1 होती है। उसने कहा कि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की 2.1 होती है, क्लोरीन 3.0 होता है, ब्रोमीन 2.8 होता है, कार्बन 2.5 होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। सबसे कम किसकी है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ कोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। When ethanoic acid is dissolved in the non-polar solvent like benzene, ethanoic acid, carboxylic acid, non-polar solvent like benzene and like CCl4, तो साइक्लिक डायमर बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वो उसने बता दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड से टू फॉर्म अ साइक्लिक डायमर स्ट्रक्चर हैविंग। अब साइक्लिक डायमर से एक, इसका मैं आंसर बता दूं, उसके अंदर 8 मेंबर्ड रिंग होता है। डेल्टा ऑप्शन आंसर है, साइक्लिक डायमर। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर एमसीक्यू पूछा जाता है, पूछा गया है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन लाइक CCl4 में ऐड किया जाए तो मोलर मास डबल शो होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो साइक्लिक डायमर बनता है इसमें 8 एटम होते हैं, ये बेटनो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन सो ऑन। और इस साइक्लिक डायमर में जो हमारे पास 8 एटम्स हैं उनके दरमियान 2 फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये अलग एमसीक्यू में पूछा जाता है। और बाकी मेरे पास रिमेनिंग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, तो मेरे पास 8 कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। किसी भी मॉड में कुछ भी पूछ ले, साइक्लिक डायमर को ज़हन में रखते हुए आप हर सवाल को आंसर करेंगे, जिनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को भी। बहरहाल ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following constitutes Daniel cell? पॉपुलर क्वेश्चन, डैनियल सेल जिंक कॉपर का सेल होता है जी, ऑफ कोर्स। तो ये उसने पूछा है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, डैनियल सेल होता है। तो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, जिंक ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, नोड होता है, कॉपर कैथोड होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कनेक्शन, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ब्रोमीन एंड प्रोपीन अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन, व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, जब आप एक अल्कीन है, प्रोपीन है, उसकी हैलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन करते हैं तो विसिनल डायहाइड्स बनेंगे जी। अब प्रोपीन में स्ट्रक्चर आपके ज़हन में डबल बॉन्ड में एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे एक ब्रोमीन एटम ऐड हो जाएगा। अब उसको ज़हन में रखते हुए आंसर करते हैं, कहते हैं इट एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। नहीं, अब तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, गलत बात है, ये नहीं है ऑप्शन। बीटा कहता है इट इज़ मोर वोलेटाइल देन प्रोपीन, बिल्कुल गलत है। इसको तो ब्रोमीन की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, वोलेटाइल नहीं होता।
इट पोसेस अ कायरल सेंटर। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। जस्टिफाई करता हूं स्टेटमेंट को, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 100, ये वो एडिशन प्रोडक्ट है जो प्रोपीन में CH3CH2 में ब्रोमिनेशन करने से विसिनल डाइहैलाइड बनाने से सामने आई। अब कायरल कार्बन क्या होता है? वो जो कायरल सेंटर, वो कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड्स मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप्स के साथ अटैच हों। वॉच ऑन, मैंने वो प्रोडक्ट लिखी है ब्रोमिनेशन की। आप ये कार्बन देखें, ये एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल ग्रुप से, एक ब्रोमो से, और दूसरा हमारे पास ये ब्रोमीन एंड CH2 ग्रुप अटैच है। सो इस कार्बन के साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड एटम्स अटैच हैं। सो दैट्स वाई इसका ये जो कार्बन है, जिसे मैंने स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया, इट्स अ कायरल कार्बन। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत सवाल था जो कि स्ट्रक्चर्स में मैंने जस्टिफाई किया। अगर आपके पास नम्स में इस तरह के सवाल आए तो आप बड़े ध्यान से आंसर करेंगे। गॉट इट? सो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। दैट वाज अ वेरी फाइन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पेपर आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टेटमेंट्स। दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस। ठीक है, ओके। They do not tell about the rate of reaction. Chemical equation सही कह रहे हैं। They can be even written to describe the chemical changes which do not occur in actual. बिल्कुल ठीक। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is the limitation of the chemical? They all are the limitations of a chemical equation. They all are the limitations of a chemical equation. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये लिमिटेशंस है, ये नहीं शो करती केमिकल इक्वेशन जिसके बारे में उसने सही कहा है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, दे ऑल आर द लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, which element of the 3D series of the periodic table shows the electronic configuration argon 3d74s2? अब आपको मैंने कहा था लेक्चर में भी कि आपको एटलीस्ट 3D सीरीज याद होनी चाहिए, उनकी नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, क्रोमियम एबनॉर्मल, कॉपर एबनॉर्मल, उसके ग्रुप्स की भी, इसके साथ आपको एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम एंड सो ऑन, ताकि आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन दे दे या कोई एलिमेंट दे दे तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आंसर कर सकें। सो इसने कहा है 4s2 3d7 27 किसका होता है भाई? कोबाल्ट का। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, the most common oxidation states shown by the 3D series transition elements are matched correctly except, एक टेबल दिया गया, मिसमैच। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। वो कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली। ओके, ट्रांजिशन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन की बात कर रहा है और ये आपकी बुक की एक लाइन बोल रहा है। अभी मैं आंसर करता हूं। टाइटेनियम उसने कहा +3 +4 है, क्रोमियम हमने मिसमैच को चूज करना है, और बीटा भी ठीक है, चार्ली भी ठीक है, कोबाल्ट +2 +3 ठीक है, निकल +2 +3, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल इज +2। ये आपकी बुक की लाइन है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेल्टा को कहता हूं कि जो डेल्टा है वो मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर डेल्टा है, क्योंकि ये +2 को +3 के साथ कंफ्यूज कर रहा है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेपर पे मैंने इनके तमाम रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दिया। यू कैन गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड यू कैन रीड द बुक ऑल्सो, एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन गेट द आइडिया कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अपनी रीडिंग को भी, ठीक है। पॉसिबिलिटी नहीं, उसने पूछा मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, तो निकल +2 में होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन वाज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है 0.24 मोल्स ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के बराबर मोल्स हैं, 0.24 के। दे आर ट्रीटेड विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर, ठीक है, वाटर का रिएक्शन 2H2 + O2। ओके, अब वो क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे सॉल्व किया, बड़ा आसान सवाल है, आपको जस्टिफाई करता हूं, बोर्ड पे देखें जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 104 मैंने इसको सॉल्व करने के लिए किसी थ्योरी की बेस नहीं बनाई, सिंपल रिएक्शन इक्वेशन लिखी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलके हैं तो वाटर बनता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। क्यों? ताकि नंबर ऑफ मोल्स का सिनेरियो क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो 2 मोल वाटर बनता है। अब उसने मुझे दोनों के बराबर नंबर ऑफ मोल्स दिए, कितने? 0.24। उसने मुझे 0.24 मोल्स इसके दिए और 0.24 इसके दिए। भाई मुझे तो हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में चाहिए,
मुझे 0.24 मोल ऑक्सीजन के साथ 0.48 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, डबल अमाउंट चाहिए जी। तो फिर मेरे पास डबल अमाउंट में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट वाटर है वो बनेगा ना। अब उसने ये बात करके क्वेश्चन क्या किया था, उसने कहा बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा नहीं है। मैं ऑप्शन को जस्टिफाई कर देता हूँ, आपके सामने पेपर मौजूद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जारी बात है हाइड्रोजन उसने हमें कम दी है, हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए थी, हमारे 0.48 मोल्स चाहिए थे जैसा मैंने अभी बताया, तो वो 0.24 दे रहा है। तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और ऑक्सीजन इज अ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 जो कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, जिसे मैंने जस्टिफाई किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पेपर आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एटम, के एटम के बारे में। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक, ये सारी बातें। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम की बात कर रहा है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल। कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एटम, द ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। According to the Markovnikov's rule, what is Markovnikov's rule? When an unsymmetrical reagent is added into an unsymmetrical alkene or alkyne, then the positive part goes to that carbon containing more hydrogen and negative part go to that carbon containing less hydrogen atoms. ठीक है, इसकी बात करते हैं। कहता है which of the following product is found when propene reacts with HBr? The popular question, maximum practice बल्कि आपकी बुक में और तमाम पेपर्स में HBr यानी कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब अल्कीन में ऐड करते हैं प्रोपीन में, इसी से जस्टिफाई किया गया, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। स्ट्रक्चर पूछना चाह रहा है, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स वेरी सिंपल, मार्कोवनिकोव रूल की डेफिनेशन मैंने बता दी, आप उसको अप्लाई करते हैं, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर? या आप गैसेस का कॉन्सेप्ट जेन में रखें, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन जेन में रखें, उसने इक्वेशन भी दे दी है। अच्छा, वो पूछना क्या चाह रहा है, विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? इक्वेशन आपके सामने है पेपर में, कहता है केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज किनेटिक एनर्जी, ठीक कहता है। बीटा कहता है अ चेंज इन द टेम्परेचर मींस चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इट्स मोलेकुलर मोशन, बिल्कुल ठीक है। चार्ली में कहते हैं सॉलिड्स टेम्परेचर बिकम्स a measure of the vibrational kinetic energy, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यस दिस इज ट्रू, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। ये जब हमने अल्कीन में H2SO4 कंसंट्रेटेड को ऐड किया था और बाद में उसे बॉइलिंग वाटर में ऐड किया था अल्कोहल बनाने के लिए, रिएक्शन है, हाइड्रेशन की बात कर रहा है। अच्छा, इक्वेशन दे दिए, कहता क्या, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने अभी बोला दिस इज हाइड्रेशन, यू आर हाइड्रेटिंग द अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करें, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा जैसा कि बनाया गया, और फिर उसमें आप वाटर ऐड कर दें, या आप डायरेक्ट काम करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे बॉयल कर दें, तो आपके पास अल्कोहल बनेगी, हाइड्रेशन हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन है ये, आंसर इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 109, ब्यूटीफुल पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर कमिंग आउट और नरेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपकी सारी केमिस्ट्री FLP2 में कंप्लीटली एक्सप्लेन की जा सके। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो? हाइड्रोजन साइनाइड्स, विलियम लेपवर्थ की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के ऐड करते हैं। अब मेरे पास जो एडिशन होती है वो कार्बोनाइल कार्बन पे होती है, जो ग्रुप लगे हैं वो वैसे ही रहेंगे, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो अल्काइल चेन्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगी। हाँ, कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन के साथ ऑफ कोर्स पॉजिटिव यूनिट लग जाएगा, कार्बन के साथ नेगेटिव लग जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ वो स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि बताएं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। इफ आई कुड सी दैट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बड़ा क्लियर आंसर है इसका, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अल्फा ही मेरा आंसर है। साइनोहाइड्रिन बना है हमारे पास, जिसमें मेरे पास मीथाइल और इथाइल चेन रिमेन अनअफेक्टेड, सो अल्फा ऑप्शन इज वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्टेटमेंट आपके सामने है, पेपर आपके सामने है। Which of the following pair of the molecule has only London dispersion forces? What do you mean by London dispersion forces?
सर द टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द टू non-polar molecules. The force of attraction which is being generated by an instantaneous dipole and induced dipole. Instantaneous induced dipole interaction है ना जी. अब आपने देखना है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं, वो जो भी होंगे उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट कहता है टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नहीं. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनल, उसमें तो डायपोल फोर्सेस होती हैं. कोई दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, एथेनल या एसिटाल्डिहाइड पोलर मॉलिक्यूल है. मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है. अगर मैं बात करता हूं चार्ली ऑप्शन की, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एंड आर्गन. आर्गन नॉन पोलर है, HCl पोलर है, तो ये मेरे पास ये डिबाई फोर्सेस, याद है डिबाई फोर्सेस होती हैं. सो ये डेल्टा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोपेन. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर. डेल्टा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन. हाइड्रोकार्बन है ना, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है. दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलेकुलर पॉसिबल है? दैट इज LDF, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसकी मैंने अभी बात की. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. जो क्वेश्चन आपके सामने है 111. स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू. कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अब कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों वो रिएक्शन करें. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बीटा में कह रहा है, और डेल्टा में मेरे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन कह रहा है. ये फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड सिल्वर मिरर टॉलरेंस रिएजेंट जिसे कहते हैं, दे आर वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं, कीटोन से नहीं करते. सो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एक ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है. एल्डिहाइड के साथ येलो प्रेसिपिटेट और कीटोन्स के साथ ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं. ये भी एक अलग एमसीक्यूज में पूछा जाता है. सो मेरा आंसर है चार्ली ऑप्शन. ये वो वाहिद रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है. पेपर आपके सामने है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112. स्टेटमेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्सेप्ट. रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करे, हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन ले ले या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करे. तीनों डेफिनेशन में अब देखते हैं. HI रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन फ्री हो जाती है, हाइड्रोजन सप्लाई कर दी जाती है. बीटा में कहता है फेरस सल्फेट. यस, फेरस सल्फेट फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 Fe+3 में हो जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा. यस, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. चार्ली H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, सल्फर फ्री हो जाता है, -2 से 0 हो जाता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. उसने पूछा जो नहीं है. डेल्टा इज माय आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मजीद ऑक्सीजन नहीं ले सकती, नहीं लेती, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करती, मतलब दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगी. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. हाँ, रिलेटेड एमसीक्यू एक सुन लीजिएगा. एन एमसीक्यू रिलेट इफ आई टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होती तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, क्योंकि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करती है. वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं गेन करती, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करती. दैट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यही उसने पूछा था. क्वेश्चन नंबर 113 है. स्टेटमेंट बोलता हूं, पेपर आपके सामने है. ड्यूरिंग द स्टेरिफिकेशन द बॉन्ड इन द एल्कोहल दैट ब्रेक्स इन बिटवीन. हम जानते हैं स्टेरिफिकेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है एल्कोहल्स का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है. पॉपुलर क्वेश्चन दिस इज, ये आपको पता होना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. एल्कोहल की बात कर रहा था तो उसका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है. क्वेश्चन नंबर 114. विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, उसने मुझे 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं. आप लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एनाइन सेम हो तो केटाइन जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा, केटाइन जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, सो अगर इनमें मैं देखता हूँ, मुझे पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है. अब इनमें से इन गिवन ऑप्शन में से सबसे स्मॉलर साइज किसका है? मैग्नीशियम का. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो क्रिस्टल लैटिस है वो हार्डर है, वो स्ट्रॉन्गर है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर.
114 का आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, The imide linkage present in nylon 6,6 has the structure। नायलॉन 6,6 के अंदर जो इमाइड लिंकेज कौन सी होती है आप कहते हैं, आप देखें ना, एक तरफ का अमाइनो ग्रुप होता है, उसका एच निकलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे यूनिट से एडिपिक एसिड की बात करता हूँ OH निकलता है, तो NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। वो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल क्लियर आपके सामने मौजूद है। इन ऑप्शंस में से चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इमाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, Which of the following factors affect the value of Kc? वैल्यू ऑफ Kc बहुत खूबसूरत सवाल है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा था, मैं रिवाइज कर रहा हूं फॉर यू पीपल। हमारे पास अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं ना, कैटालिस्ट, उससे ना Kc की पोजीशन चेंज होती है ना ही वैल्यू चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस चेक करते हैं ना, तो टेम्परेचर से Kc की वैल्यू भी चेंज होती है, Kc की पोजीशन भी चेंज होती है। इसके अलावा किसी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से बिल्कुल Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से वैल्यू ऑफ Kc चेंज होती है। बाकियों की वजह से प्रेशर चेंज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, आपके पास पोजीशन ऑफ Kc चेंज होती है, वैल्यू नहीं चेंज होती। और कैटलिस्ट से नीदर पोजीशन नॉर द वैल्यू, टेम्परेचर से दोनों चेंज होती हैं। सो उसने कहा कि Kc की वैल्यू किससे चेंज होती है, तो आप आंसर करेंगे अल्फा। Effect of change in temperature will change the value of Kc, ठीक है, so alpha option। next question है question number 117, which of the following species are meta director 3,5 डायरेक्टर 2,4 ऑर्थो पैरा होता है, तो मेटा डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर 1 स्टेटमेंट की बात करूं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। डू आई क्रैम? मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता हूँ, क्या मुझे रटा लगाना पड़ेगा? ऐसा हरगिज नहीं। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि वो तमाम ग्रुप्स मेटा डायरेक्टर होते हैं, वो अगर उनका एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच है उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर उसके साथ उससे स्ट्रॉन्गर एटम अटैच है तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विथड्रॉ कर लेगा और फिर वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, यूं वो मेटा डायरेक्टर बन जाएंगे। और अगर वो एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच है उसके साथ माइनर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अटैच है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन छीन के रिंग को डोनेट करेगा, वो रिंग एक्टिवेटर होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास नंबर 2 एंड नंबर 3 ये दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टर हैं, बाकी नंबर 1 और नंबर 4 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। और अल्काइल चेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होती है, क्यों? ये रिंग एक्टिवेटर है, क्यों? ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ड्यू टू द इंडक्शन, जिसे हम पढ़ के आ चुके हैं काफी डिटेल में। सो इन ऑप्शंस में बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नंबर 2 ग्रुप एंड नंबर 3 ग्रुप, दे आर द मेटा डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर की बात कर रहे हैं। द फास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है टर्सी, एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो सेकंड स्टेप, डेल्टा ऑप्शन कह रहा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है वो मेरे पास जो है वो फास्ट स्टेप होता है। और यहाँ पे उसने यही पूछा था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 118 में कि फास्ट रिएक्शन किस में होगा, वो रिएक्शन जिसमें SN1 में जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड टू अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज रिक्वायर्ड, और उनमें से हम जानते हैं इन गिवन ऑप्शंस में क्लोरीन योमाइन जो है चार्ली ऑप्शन, दैट इज माय आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, उससे इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया जाए, जिसको नॉर्मल रूटीन में इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो वो कितना डिजायर्ड करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, Cl पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 120 स्टेटमेंट है विच इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैकेनिज्म है, हम जानते हैं इस बात को कैसे फाइंड आउट करना था। फॉर योर रिवीजन, फॉर योर हेल्प, मैंने इसे रिवाइज किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसी वैल्यू मैं कैसे क्रैम करूं। नहीं, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दे तो मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 120 मैंने इक्वेशन लिख दी है आपके सामने। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और यहाँ पे 0 है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी एक्स अमाउंट बनी है और ए माइनस एक्स हो गया। वो तमाम रिलेशन जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज में हमने फाइंड आउट किए थे वो आपके सामने प्रेजेंट किए गए। रिवाइज कर रहा हूँ, इजी थिंग आई नो। अब वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम का फैक्टर ऐड किया। हम जानते हैं केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, जी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है मेरे पास। अब इनके यूनिट्स में नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आता है। सो वी स्क्वायर्स में से एक वी तो ऑफकोर्स इसके साथ बैलेंस हो जाता है, रिमेनिंग वी बच जाता है और ए माइनस एक्स का फैक्टर यहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वी ए माइनस एक्स, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपके सामने क्लियर कट है। अब इसको आप विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करवाई कि अगर आपके पास नम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं, आपने इसे करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर है दैट इज चार्ली ऑप्शन, क्लियर कट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। व्हिच सेट ऑफ द एलिमेंट इज करेक्टली अरेंज्ड टू शो द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। बड़ा खूबसूरत टेबल है, बड़ा आसान सवाल है। हमने एसिडिक ऑक्साइड देखना है, अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड कह रहा है तो वो एसिडिक होना चाहिए। इसी तरह एम्फोटेरिक कह रहा है तो उसको एम्फोटेरिक होना चाहिए। अगर बेसिक कह रहा है तो बेसिक होना चाहिए। वॉच दिस। तो इनमें से मेरे पास जो करेक्ट अरेंजमेंट है नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम, हम जानते हैं ब्रिलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, आर्सेनिक, यू नो ऑल दैट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बनाते हैं, जिंक, यस दिस इज राइट। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जो चार्ली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। इसको आप कैसे आंसर करेंगे? अगर आपको प्रॉपर पता होगा कि कौन सी मेटल एक्सेप्शनल केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, बाकी जनरल मेटल्स तो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये आपके सामने आता है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 122, which one of the following is not a nucleophile? Every electron rich species is nucleophile. वो न्यूट्रल भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज तो होती है, लेकिन न्यूट्रल वो होती है जिसके पास लोन पेयर हो। और एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। वो तमाम बातें ज़हन में रखिएगा, आंसर करते हैं। अल्फा न्यूक्लियोफाइल है, बीटा H2 है तो न्यूट्रल, लेकिन 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास हैं, सो वो न्यूक्लियोफाइल है। BF3 इज माय आंसर। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन आके 3 बॉन्ड बन गए, टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 6 इलेक्ट्रॉन्स के हो गए वैलेंस शेल में, फिर भी एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। सो BF3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज माय आंसर, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, which attacking species is generated from nitrating mixture during the nitration of the phenol? नाइट्रेटिंग एजेंट क्या बनाते हैं जब आप ऑफ कोर्स H2SO4 HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस बनता है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू कैन आंसर इट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। एक एक्सप्रेशन दी है 2A + B और प्रोडक्ट बना दी है, ठीक है, हम देखते हैं। कहते हैं इफ द रिएक्टेंट B इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा, वो तमाम बातें जो हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। कहता है ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ए इज गिवन बाय, ओके, उसने रेट इक्वेशन भी दे दी है और कहता है मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के कितने एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है? 2, तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि रेट इक्वेशन के मुताबिक रेट ए पे जो फैक्टर आ रहा है वो एक्सपोनेंट 2 है, तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी मोर देन 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है फ्रैक्शंस में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर एक रेट इक्वेशन को देखें तो जो उसकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछ रहा है, बता रहा है, एज्यूम कर रहा है, वो ए की 2 है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 125, correct order of the reactivity towards electrophilic substitution reaction is? Well, my dear students, electrophilic substitution reaction, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। हमारे पास वो यूनिट जिसमें रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगा, जो कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। अब अगर मैं देखता हूँ, उसने पूछा जो है मुझसे क्वेश्चन नंबर 125 में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
टोलुइन उसने कहा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर बेंजीन सिंपल कहा, फिर क्लोरोबेंजीन। ये गलत है अल्फा ऑप्शन। पता है क्यों? क्लोरोबेंजीन बहरहाल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन हम जानते हैं हैलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन, बेशक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन वो रिंग एक्टिवेटर है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसको भी डिटेल में पढ़ा हुआ, एक्सेप्शनल केस है। सो अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा में कहता है एनिलीन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिल्कुल। देन क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, ये बिल्कुल ठीक है बीटा ऑप्शन। अगर मैं चार्ली देखता हूं तो फिनोल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन क्लोरोबेंजीन, देन बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 125 में बीटा ऑप्शन भी ठीक है, चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। सो मेरा आंसर है डेल्टा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है Which one of the following pair of the isotopes of elements are not isotones? What are isotones? You know isotones, वो दो species, वो दो atoms जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। आपको अगर मेरा लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था जैसे आइसोटॉप्स की केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसका ऑपोजिट आइसोबार बोले थे। इस तरह आइसोस्टर्स बताया था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आइसोटॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आपको पता है कि आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से मास नंबर चेंज होता है। सो वो मुझसे क्या पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोन्स। अगर अल्फा में देखता हूं मैं तो इसमें कार्बन 14 में से 6 8 हैं, ऑफ कोर्स आइसोटोन्स हैं, अल्फा तो आइसोटोन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं दोनों में। बीटा में अगर हम देखते हैं तो C13 में 7 आ जाते हैं, और नाइट्रोजन में भी 7 न्यूट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ठीक आइसोटोन्स हैं। चार्ली में देखता हूँ सल्फर में और 16 न्यूट्रॉन्स हैं सल्फर में, और फास्फोरस 31, ऑफ कोर्स मेरे पास ये भी 16 न्यूट्रॉन्स हैं, आइसोटोन्स हैं। लेकिन डेल्टा ऑप्शन में मेरे पास N15 कहा गया है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स कहे गए हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन दिए गए हैं, ऑफ कोर्स 9। तो ये आइसोटोन्स नहीं है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ये सारी डिबेट करने का पर्पस है कि आपको पता हो कि व्हाट आर आइसोटोन्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनमें सेम होंगे, दे आर आइसोटोन्स। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। स्टेटमेंट है फॉर द रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका रिवर्स रिएक्शन पढ़ा था। अच्छा, अब ये मेरे पास PCl3 और क्लोरीन को मिक्स करके PCl5 बना रहा है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं और कहता है मुझे बताएं कि Kp की वैल्यू क्या होगी। इसको मैंने सॉल्व किया है फॉर यू पीपल, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स देखें। अच्छा, आपके सामने आप जानते हैं Kp इक्वल टू Kc RT इंटू डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर तो मैं वो पहले वाली इक्वेशन कंसीडर करूं, PCl5 डिस्टोर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट 2 मोल्स है। इससे इस हवाले से रिवर्स फिनोमिनन है। मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का यूनिट 1 है और उसमें से हम माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई, तो मेरे पास प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो 1 यूनिट है और उसमें मेरे पास 2 रिएक्टेंट के मोल्स हैं, उनको आंसर -1 आता है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ जाती है। अब जो उसने वैल्यूज दी हैं उसको मैं फिक्स इन कर रहा हूँ, सी ऑन Kp इक्वल टू Kc RT ओवर डेल्टा एन। आपके पास जो उसने फिगर आउट वैल्यूज दी हैं वो मैंने लिख दी है। Kc की वैल्यू जो उसने दी उसके फिर मैंने यूनिट्स भी लिखे हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ऑफ कोर्स बिल्कुल इसने ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ आर हम जानते हैं 0.0821 डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन होता है। ऑफ कोर्स दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप मेरी बात सुने, 273 पर केल्विन होता है। सो अगर इसको मैं रिवर्स करता हूँ -1, यहाँ पे ऑफ कोर्स डेसीमीटर क्यूब होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, -1 का मतलब ये भी हो सकता है कि इसको मैं नीचे ले जाऊं, और ये देखें डिनोमिनेटर में जब ये जाता है तो ये वैल्यूज को पुट इन करने के बाद मेरे पास यूनिट्स को क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज 1/273 एटमॉस्फेयर। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, यू जस्ट हैव टू सिंपल पुट द वैल्यू सो दैट यू कैन गेट द आंसर। और आपके सामने प्रेजेंट किया गया। सो इसमें मेरे पास ना सिर्फ वैल्यू बल्कि यूनिट्स का भी ख्याल किया गया और उसको क्रॉस करके जो आंसर गेन किया गया उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 127 में मेरा जो आंसर बनता है दैट इज अल्फा ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल, आई सॉल्व्ड इट। और देखें पेपर में भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया गया सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको एक लोन पेयर चाहिए होता है और एक हाइड्रोजन एटम चाहिए होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेनन अलहदा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अलहदा है। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HF मॉलिक्यूल। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 129,
Which of the following statement does not match correctly about the industrial applications of enzyme? हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है. पेपर आपके सामने. अल्फा में कहता है नेम ऑफ इंडस्ट्री बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स दे आर एबल टू डाइजेस्ट फैट, ऑयल एंड ग्रीस. सही कह रहे हैं. बीटा में कहता है फ्रूट जूसेस प्रोडक्शन द ब्रेकअप सेल वॉल ऑफ द फ्रूट एंड दस लिक्विड इज रिलीज्ड. बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल, फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा. ठीक है. इन बायोफुल इंडस्ट्री सेलुलोज आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द, ऑफ कोर्स सेलुलेज यूज होता है सेलुलोज इनटू द शुगर एंड व्हिच कैन बी फर्मेंटेड. यस दिस इज राइट. ये एंजाइम्स और उनके मैकेनिज्म्स का एक रिलेशन है. सही. हमने मिसमैच को देखना था. डेल्टा में कहता पेपर इंडस्ट्री. ओके. इन पेपर इंडस्ट्री एंजाइम्स लाइक ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज एंड पेरोक्सीडेज आर यूज. ये गलत स्टेटमेंट है. ये मेरा आंसर है. इनफैक्ट जो डेल्टा ऑप्शन पेपर इंडस्ट्री है उसमें मेरे पास जो एंजाइम यूज होते हैं माइलेजेस होते हैं, ज़ाइलमेजेस होते हैं और इसी तरह हमारे पास सेलुलेज होता है और लिग्नेज होता है और लिग्निन बाइंडर को तोड़ने के लिए. तो ये डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है. एंजाइम्स का उसका प्रॉपर सबस्टेट के साथ पता होना जरूरी है पेपर में. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर विच इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 130. Which of the following is the endothermic process? Endothermic process जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. Which one of the following is endothermic? अल्फा में कहता है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. जब वेपर्स को आप लिक्विफाई करते हैं, कंडेंस करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ये नहीं है. हैबर-बोश प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नहीं आंसर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप उससे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, अब बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. दिस इज एंडोथर्मिक, बाकी एक्सोथर्मिक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स. अच्छा जी. कहता है थ्रोम्बिन इज यूज लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग. ठीक है. स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. L-asparginase is useful in the treatment of the hepatitis. ज़हन में रखिएगा. Here's something confusion. के देखते हैं अभी. Alkaline phosphatase is raised to rickets and obstruct jaundice. And number 4 statement में कहता है lactic dehydrogenase LDH1 is raised in the heart disease. क्वेश्चन क्या करता है? कहता है which of the above statement is incorrect. So my dear student, ये उसने कहा ना जो number 2 statement L-asparagine is useful in the treatment of the hepatitis, ये गलत है. ये blood cancer of the children की treatment में यूज होता है. So number 2 statement is wrong. So question number 131 का आंसर है number 2 statement. So beta option is my answer. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 132. The acid in which phosphorus exists in the lowest oxidation state is. ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है. लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की किस कंपाउंड में, अभी देख लेते हैं. फिर माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं देखता हूँ H3PO2 में तो मेरे पास यहाँ पे O2-4 आ जाए, 3 +1 फास्फोरस +1 शो कर रहा है अल्फा में. अच्छा. बीटा में देखता हूँ तो मेरे पास ऑफ कोर्स वो +3 में आ जाता है. चार्ली में देखता हूँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट. माय डियर स्टूडेंट्स माय आंसर इज अल्फा. लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसने पूछा था किस में पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 133. Which of the following method is used to prepare ethyne on industrial scale? Popular book line industrial scale पे कैल्शियम कार्बाइड का वाटर का स्प्रे करते हैं तो वो एसिटाइलिन बनाता है, इथाइन जिसे कहते हैं, जिसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है. ये 3 रिलेटेड एमसीक्यूज शेयर की हैं. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड. क्वेश्चन नंबर 134 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Substance X, okay, has a melting point higher than 500 degree. Okay, ये बड़ा compact solid होगा जिसका melting point इस कदर ज़्यादा है. ठीक है. It is insoluble in water both and inorganic solvent. ना ये पानी में soluble है ना organic solvent, ना polar में ना non polar में. Okay. It conducts electricity both in solid and molten state. Metallic solids जो होते हैं वो solid state में और molten में दोनों में electricity conduct करते हैं. So ये कोई metal होगी. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. कॉपर. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. ये जो हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़े थे ना, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड, उसमें उस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन कर रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, इनकरेक्ट देखनी है. अल्फा में कहता है स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. सही कह रहा है.
हमने इनकरेक्ट देखनी है। बीटा में कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। हु सेज? एसिड तो वो अच्छा होता है जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे। अगर आप सॉल्वेंट ही ऐसा ऐड करते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करता एसिड, तो सारी बात एसिड एसिड नहीं लगेगा। सो बीटा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। असल स्टेटमेंट ये है, ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड, तो गलत कह रहा है, ये मैंने चूज करना था। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, रिएक्शन ऑफ इथाइन विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक प्लस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इज वेल, अल्कीन्स और अल्काइंस में डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले आप आंसर करेंगे, चाहे कोई भी चीज ऐड कर ले, किसमें? पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, वो एडिशन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इथाइन में इथीन हो, इथाइन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जो भी एडिशन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। कार्बोनाइल कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। क्लियर है? ये बातें याद रखनी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, अ सब शेल विद L इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू 1, मतलब बात कर रहा है P सब शेल की। L0 हो तो S, L1 हो तो P, L2 हो तो D, L3 हो तो F, बात है। अच्छा P M +1 0 -1 X Y Z ओरिएंटेशन, ठीक है। N is 3, he is talking about 3px 3py and 3pz, 3p की बात कर रहा है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जब हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ना है तो हमें कोई भी वैल्यूज दे दे, हम डायरेक्टली ऑर्बिटल को चूज कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किस सबशेल की बात कर रहा है, किस शेल की बात कर रहा है। तो उसको मैंने प्रैक्टिस किया अभी आप लोगों के लिए। सो आंसर इज वेरी सिंपल, 137 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 है, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ओके, एक रिएक्शन दिया नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। एक में नंबर 1 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, अल्कोहल बन रही है, और नंबर 2 में एलिमिनेशन कर रहा है। ओके, सब्स्टिट्यूशन एक्वस बेस की प्रेजेंस में होती है, एलिमिनेशन अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में होती है। अब देखते हैं पूछता क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन। अल्फा में कहता रिएजेंट फॉर 1 इज KOH इन अल्कोहल, नहीं, गलत कह रहा है। 1 में सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो अल्कोहल नहीं एक्वस में होता, अल्फा नहीं है। बीटा कहता है रिएजेंट फॉर द 2 इज KOH इन एक्वस में, उलट कह गया है, KOH में एलिमिनेशन हो रही है नंबर 2 में, तो वो अल्कोहलिक होना चाहिए, नहीं, स्टेटमेंट ठीक नहीं है। चार्ली में कहता है रिएक्शन 1 इज डीब्रोमिनेशन, नहीं, डीब्रोमिनेशन 1 तो नहीं है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डीब्रोमिनेशन। डेल्टा में कहता है रिएक्शन 2 इज एलिमिनेशन, डेल्टा इज माय आंसर, यस, एलिमिनेशन हो रही है। स्टेटमेंट 2 में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, अल्कीन बन रही है। सो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 139 डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ द मीथेन इज। ओके, इसे वेल मैंने सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, वी विल गेट द नंबर्स। अब स्टेटमेंट क्या है, आप देखें इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे आंसर कर दिया 1.5, ये मैंने जानबूझ के एक पैच आप लोगों के लिए छोड़ा। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करता है, वो क्या करता है, देखें, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये तो मीथेन की बात होगी, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है CH4 में, कहीं पे मैंने एवोगैड्रो नंबर के साथ इसके टोटल नंबर लिखे नहीं, तो यहाँ पे मैं इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखता हूँ। मीथेन में 5, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 5 एटम्स हैं। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको सॉर्ट आउट करें। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जिसको मैंने प्रैक्टिस किया, एंड दिस इज फॉर यू पीपल। कॉमनली आप इस ट्रैप में आ जाते हैं, उसने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, मीथेन के 1 मोल में ऑफ कोर्स 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 5 एटम्स होते हैं, तो जब मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को भी मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास सुटेबल मोस्ट आंसर आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय आंसर क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है अल्फा ऑप्शन, जिसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अल्फा आइसोमराइजेशन है, बीटा एरोमेटाइजेशन है, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, हाइड्रोफॉर्मिंग यूज करते हैं। हाइड्रोफॉर्मिंग, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ऑफ कोर्स एंटी नॉकिंग एजेंट, इन सब से हमारे पास रीफॉर्मिंग होती है।
हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, हम उसकी नॉकिंग कम करते हैं। सो यहाँ पे इसने जो ए अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शंस कही हैं वो दोनों आंसर हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 140 का। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। तो इस टेस्ट में हमने पूरी कोशिश की कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और उन तमाम प्रैक्टिसेस को ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूँ आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।